आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बज चुके और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले बात करने वाले हैं मुकद्दस सफर यानी कि सफर हज के लिए, जिसकी रवानगी शुरू हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर से 820 हाजियों का पहला काफिला शनिचर को सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। ये वो लोग हैं जो कि सऊदी अरब के लिए रवाना हुए और हाजी बनकर लौटेंगे। बेमीना में श्रीनगर के हज हाउस से खास बसों में रवाना हाजी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इंतजामिया का कहना है कि एयर इंडिया की 4 परवाजें इन्हें सऊदी अरब लेकर के जाएंगी। सऊदी अरब के लिए आज़मीन हज के आखिरी परवाज 25 जुलाई को भरी जाएगी। ऑल इंडिया हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर के लिए 250 एक्स्ट्रा सीटें रिजर्व की हैं। इस साल जम्मू कश्मीर से 10,000 से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। देखा होगा आज हाजी साहिबान से भी बात हुई तो वो माशाल्लाह काफ़ी सेटिस्फाइड थे और हमने इंडिविजुअली उन सब से इंटरेक्ट करने की कोशिश की। कमिश्नर साहब आए हुए थे, मैं, द ऑनरेबल गवर्नर एंड द एडवाइजर्स और डिविजनल कमिश्नर साहब मौसूफ चीफ सेक्रेटरी साहब वगैरह, वो एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ हज हाउस से कमिश्नर हज एंड औकाफ एंड रेवेन्यू और मैंने यहाँ आज फ्लैग ऑफ किया है। तो दिस इज़ द बिगिनिंग। या अगले 12 दिन तक यही सिलसिला चलता रहे। हज कमेटी ऑफ J&K, इनके जो भी इंतजाम ताहाल हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हज प्रोसेस के दौरान हमें मुश्किलात देखनी पड़ी, क्योंकि पहले मतलब जब कोalition गवर्नमेंट यहाँ चलती थी तो मैं कहता हूँ कि PDP सरकार ने बड़े मतलब जोर शोर से मतलब हल्लो हाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार को कि उन्होंने हमें हज कमेटी के लिए बड़े मतलब कुछ सोर्सफुल इल्ज़ाम दिए, लेकिन जब देखा तो सब्सिडी का कोई नाम निशान वो भी ख़त्म। वो अवलीन फसद में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उसके बाद बाय एंड बाय हमें सिर्फ मतलब इंक्रीज जो फंड्स वगैरह देने पड़ते, फीस वगैरह इंक्रीज लेवल पर जाते, हाई रेज किया गया। तो रिसेंटली जब हमने अपना पैसा 2-3 किस्तों में कंप्लीट किया तो हमें 17 और 18,000 के रुपए के दरमियान एक और किस्त मांगी गई, दैट इज कॉल्ड GST। मतलब हमें ये पता नहीं कि हमारी यात्रा पर ये GST, हमारी यात्रा पर सब्सिडी का खात्मा, यहाँ अमरनाथ यात्रा चलती है, उनके साथ ये नहीं हो रहा। वहाँ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं लगता है। लेकिन क्या मुतालबा आपको, जो मरकजी वजीर हैं नकवी साहब, क्या मुतालबा करेंगे? मुझे लगता है कि उनके जो भी स्टेट में ऑल टुगेदर दो स्टेट में ऑल टुगेदर लुक्स बोगस, फैनेटिक, बेसलेस, क्रिप्टिक। तो हमारे उनके साथ यात्रा का उनके साथ क्यों नहीं, मतलब उनकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म होती है? हमारी सब्सिडी मतलब हम सोर्सलेस पीपल हैं कश्मीर के, हमारे साथ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इम्तियाजी सलूक पक्षपात पर दिया जाता है, हमें तंग तलब किया जा रहा है बार बार। और इधर श्रीनगर के हज हाउस में आज़मीन हज की खिदमत में होम गार्ड्स के जवान 24 घंटे लगे हुए हैं। जी सलाम ने उनसे खास बातचीत की है। गैर सरकारी अंजुमन की तरफ से अपना रोल अदा किया जाता है। हम खड़े हैं हज हाउस बेमना के बाहर और आप देख सकते हैं ये जो कॉन्टिजेंट है ये जम्मू कश्मीर पुलिस का होम गार्ड डिपार्टमेंट है और नाम से ही पता चलता है कि उन्हें घर की हिफाजत करनी पड़ती है। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जो इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हज 2018 को आसान तरीके से और मुनासिब इंतजामात पहुंचाने के लिए इनकी जो सर्विस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इन जवानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले इनके इंचार्ज से चलते हैं, अपना तारुफ करें। DYSP गुलाम मोहम्मद राथिर, एरिया कमांडेंट श्रीनगर। डेस साहब, कैसा लग रहा है आपको कि ये जवानों के जो आप रोल कॉल करते हैं, ड्यूटी का शेड्यूल कैसे होता है हुजाज कराम के दौरान? ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग है होम गार्ड्स J&K। तो ये हर साल ये हाजियों की सहूलियत के लिए यहाँ तैनात किए जाते, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इनको यहाँ पर हस्ब दस्तूर तैनात किया जाता है। तो इस साल भी ये तकरीबन 100 वॉलंटियर्स यहाँ हाजियों को सहूलियत करने, हाजियों को फैसिलिटेट करने के लिए तैनात किए गए हैं। तो इनकी ड्यूटी क्या 24 घंटे रहती है हज हाउस में, ये जो महीना रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 25 के बाद ये वापस यूनिट में जाएंगे अपने अपने बटालियन में? बिल्कुल वापस। उसके बाद जब हुजाज कराम की वापसी होगी फिर ड्यूटी पे लगे रहेंगे? फिर या जो उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे वो घर जाते? नहीं, जो दूसरी ड्यूटी होती है उसमें फिर ये लगते हैं कहीं पर। नॉर्मली आजकल इनकी क्या ड्यूटी क्या होती है होम गार्ड की? तो लगता है उर्दू से अगर इसको जोड़ें तो घर की हिफाजत, घर के बॉडी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। इनकी क्या ड्यूटियाँ होती हैं? इनकी ड्यूटी है यहाँ पे हाजियों को सहूलियत फराहम करना, उनका सामान यहाँ से लेना है, ये इस मेन गेट से उधर एक्सरे तक, फिर दूसरे एक्सरे, उसके बाद ये वहाँ जाते हैं अंदर हज हाउस में,
वहाँ से इनको जो अकोमोडेशन होती है वहाँ तक लेते हैं। सुबह फिर इनको वापस वहाँ से उनका सामान ले आना होता है यहाँ पर, फिर ऐसे ये दिन भर चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजाज किराम की खिदमत के लिए। जिस तरह से खुदाम होते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी माना जाता है घाटी में, वादी में, वहीं हुजाज किराम को मुनासिब सहूलियात फराहम करने के लिए उनका जो लगेज वगैरह होता है वो तक उठा लेते हैं। उसके बाद हालांकि उनकी भी डिपार्टमेंट के तई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं, बहुत कुछ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन जो वक्त के साथ साथ पूरा होने की उम्मीद की जाती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का ये विंग है, ये हर साल हमने देखा कि हुजाज किराम की वतन वापसी तक, घर वापसी तक जो इंतजामात होते हैं वो यही करते हैं इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर। कुल मिलाकर माने तो सबसे ज़्यादा जवान ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की होमगार्ड विंग से अब की बार हज हाउस बिमना में अपने फ़राइज़ तंदही के साथ अफसरों के हमरा अंजाम दे रहे हैं। फारूक वानी और अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, बिमना हज हाउस, श्रीनगर। तो हज के मुकद्दस सफर पर निकलने के लिए आज़मीन हज का पहला जत्था रवाना हो गया और वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। बहरहाल बढ़ते आगे, आरएसपुरा से बीजेपी के एमएलए गगन भगत की अहलिया ने उन पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा महिला मोर्चा की सेक्रेटरी मोनिका शर्मा ने कहा है कि एमएलए का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी फहश तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अपने घर पर ही सहाफियों से बातचीत के दौरान मोनिका शर्मा ने कहा कि एमएलए गगन भगत का कैरेक्टर सही नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक लड़की के साथ उनके रिलेशनशिप हैं और इस बात के चर्चे अब सोशल मीडिया पर भी हो रहे हैं। गौरतलब है कि गगन भगत पर एक लड़की को किडनैप करने का इल्जाम भी लगाया गया था। हालांकि एमएलए ने कहा था कि अपोजिशन उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते कि भाजपा पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने भी गगन भगत को जवाब देने के लिए तलब किया था। मगर जब मेरी बात आई तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी बीवी मुझसे 1 लाख लेती है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी 1 लाख किस चीज़ का देते हैं मुझे? अगर कोई बोले कि 1 लाख देती है क्यों? आप भी भाई बंधु जो है मेरे परिवार वाले हैं, आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, क्या महीने के बाद बीवी को आप सैलरी नहीं देते? अगर आप देते हैं तो उससे क्या पब्लिकली उछालते हो कि मैं इसको इतने पैसे देता हूँ महीने के? हालांकि उनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर ही है, पर भी वो 1 लाख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाकई ये सब चीज़ें मेरे सामने आई और मैंने इनको यही कहा कि हाँ अगर ऐसा आपने कुछ कर लिया है तो मुझे और मेरे बच्चों को सिक्योर करो, और आप जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ तथ्य ऐसे मेरे सामने आए हैं जिससे ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि उन्होंने मैरिज कर ली है। क्योंकि जितनी भी आप फोटोज़ वगैरह देखेंगे वो चूड़े में उसने पहनी है, जैसे नई नवेली दुल्हन कोई पहनती है, तो कोई इतनी क्लोज फोटो अपने मामा जी या भाई के साथ तो खिंचवाता नहीं। इधर वज़रा से सिक्योरिटी छीने जाने पर और एमएलए की तरह सिक्योरिटी मुहैया कराए जाने पर जी सलाम से बात करते हुए चौधरी अब्दुल हमीद ने कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। वज़रा को सिक्योरिटी मुहैया कराना सरकार का काम है। सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी बातें कल से जो ऑर्डर इशू हुआ है या परसों से हुआ है शायद कि एक बड़ा यूँ फैल गया कि सिक्योरिटी विड्रावल के लिए, मैं ये कहूँगा इस पर कि गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है शुरू से, या कि आज नया नहीं बना है, और उसके मुताबिक अगर क्यों गवर्नमेंट तो अभी है नहीं, गवर्नर रूल है, तो हम बढ़ती गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी जिसको मिलनी चाहिए रिव्यू करें उसकी, अगर किसी की विड्रॉ की है, खासकर सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे सोशल लोग हैं जो काम करते हैं फील्ड में जाके, दूर दराज रिमोट एरिया में पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर किसी भी पार्टी के बंदे को जाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, तो उनको सिक्योरिटी तो देनी चाहिए क्योंकि ये बड़े इजीली टारगेटेड होते हैं दूसरे नासर जो हमारे एंटी नेशनल काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको सिक्योरिटी बहाल रहनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी जरूरी है। इधर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने जी सलाम को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद वादी के हालात पहले के मुकाबले ठीक हुए हैं। साथ ही बातचीत के दौरान उन्होंने रियासत में सरकार बनाने का भी इशारा किया। सुनवाते हैं आपको पूरी बातचीत। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जो सियासी हाल है उस पर बात करने के लिए रविंद्र रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आप दिल्ली गए, स्पीकर साहब भी आपके साथ गए, मुलाकात हो गई, सरकार बनाने पर चर्चा भी हो गई? नहीं, सरकार बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये मात्र अफवाहें हैं, रूमर्स हैं कि दिल्ली तोड़ फोड़ कर रही है, दिल्ली डाका डाल रही है, ऐसे डराया जा रहा है लोगों को। पता नहीं दिल्ली कोई आफत आ गई है आसमान से, कोई दिल्ली तबाही करने वाली है। ये सारी झूठी बयानबाजी है। यहाँ लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। दिल्ली ने कभी किसी के ऊपर डाका नहीं डाला है। दिल्ली ने मदद की है रियासत जम्मू कश्मीर की,
दिल्ली मदद नहीं करती, पाकिस्तान तबाह कर देता सबको, आतंकवाद तबाह कर देता सबको। रविंदर जी, धुआं उठा है, कहीं आग लगी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चला है, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती ने जो इल्जाम लगाया है। धुएं से प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। हम नहीं कभी पोल्यूशन करते हैं, हम माहौल में आलूदगी नहीं पसंद करते हैं, हम माहौल को साफ करते हैं। सबको मालूम है कि जो पीडीपी के कई एमएलए हैं जो खासकर जो नाराज हैं पीडीपी से, ऐसे में मुजफ्फर हुसैन बेग मिलते हैं जाके गवर्नर साहब से, आप मिलते हैं जाके पार्टी प्रेसिडेंट से, पार्टी के सीनियर लीडर से, कुछ ना कुछ तो है। अब तो हम अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? हम अगर प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, तो यहाँ हम और किससे मिलेंगे? हमारा फर्ज है उनसे मिलना। हालात भी अच्छे हो गए, अब क्या लगता है? हालात ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, पत्थरबाजी खत्म हो रही है, आतंकवादी जंगलों में भाग रहे हैं, और हुर्रियत वाले दुख्तरान मिल्लत और वो आसिया अंद्राबी जो कातिल हैं, जो बर्बादी का मंजर करते थे, जेल के पीछे हैं। आम कश्मीरी खुश है, आम कश्मीरी चाहता है वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। लेकिन बेग साहब जो पार्टी से काफी नाराज थे, अब वो यकायक इतने खुश हैं और ये बेग साहब मिले हैं तो बेग साहब बड़े लीडर हैं, उनका हक है मिलना भाई, मेंबर पार्लियामेंट है, सीनियर लीडर है, पॉलिटिशियंस है। कहीं ना कहीं पीडीपी में सीएम कैंडिडेट भी थे वो। नहीं, वो पीडीपी में थे ना, हम बीजेपी की बात करते हैं। हमारा तो अपना घर बीजेपी है जी, दूसरे के घर में कोई क्या करता है उसका हमको कोई लेना देना नहीं। अगर अप्रोच करते हैं लाइक माइंडेड एमएलए हैं, वो चाहते हैं यार विकास होना चाहिए, अप्रोच कैसे करेंगे? यहाँ के हालात ठीक करना हमारी जरूरी है। गवर्नर रूल बढ़िया से चल रहा है, कहा ना हालात ठीक हो गए। आपने देखा नहीं गवर्नर साहब कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं, खुश, बढ़िया। नहीं, लोग खुश हैं, लेकिन लोग चाहते हैं ज्यादा खुश हो जाएं, अच्छे दिन आ जाएं। खुश करेंगे लोगों को, अगर जल्दी ज्यादा खुश करेंगे, परवाह नहीं करनी, सरकार बना के कोई चिंता नहीं करनी। गवर्नर रूल बढ़िया है, गवर्नर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डेमोक्रेसी, नो इफ नो बट्स, उसके बाद डेमोक्रेसी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डेमोक्रेसी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी हमेशा जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान है ये। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हमारा लखते जिगर है। रविंदर रैना, कहीं ना कहीं ये इशारा साफ है कि कुछ ना कुछ जो है दोनों पार्टियों में चल रहा है, जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी है, ऐसा माना जा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। तो लगातार सियासत सरगर्म है और भले ही इस वक्त गवर्नर रूल नाफिज हो, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं अंदर खाने, उनकी सरगर्मी लगातार जारी है। पीडीपी के बागी लीडर अब्दुल मजीद पड्डार ने भी जी सलाम से खास बातचीत की। इस दौरान रियासत में सरकार बनाने का उन्होंने भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ तरक्की के काम पर सरकार बना सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि सीएम जम्मू से होगा या फिर कश्मीर से, इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। सुनवाते हैं आपको ये भी पूरी बातचीत। वादी की मौजूदा सियासी मखदूश सूरत हाल के बीच हमारे साथ अब्दुल मजीद पाडर, जिन्होंने बिलाखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ऐलान किया कि वो भी जम्मू कश्मीर में पीडीपी सदर के पॉलिसी के साथ इत्तेफाक नहीं रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद पाडर। पीडीपी से कहें या नहीं? पीडीपी से आप कह दीजिए, अच्छी बात है। अभी तो हम पीडीपी के साथ हैं। जहाँ तक तजम्मुल साहब आपके फरमाने का सवाल है कि महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं है, इससे पहले कि अगर हम पीडीपी की बात करेंगे तो मैंने अपने महबूबा जी से 2-4 बार 10 बार मैं उनसे मिला। मैंने उनसे बात कही है कि आपकी पीडीपी जमात जो है ये कुछ लोगों ने हाईजैक करके रखी है। कुछ 4-5 लोगों ने जिन्होंने इलेक्शन जीता नहीं है या जिनको पंचायत इलेक्शन का 2 का पता ही नहीं है, तो वही लोग पीडीपी में पॉलिसीज या प्रोग्रामर्स डिस्कस करते हैं, अमलाते हैं। लेकिन उन्हीं 4 लोगों की वजह से आप मिनिस्टर बने। अगर वो उस वक्त सही थे, आज वो गलत क्यों? उस वक्त उनका चलना नहीं था क्या? देखिए, अगर आपने ये कहा है कि मिनिस्ट्री की बात, मिनिस्टर तो मैं आनजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में बना है। और उनका नहीं रोल बनता था क्या? उस वक्त उनका रोल नहीं बनता था। उस समय ये लोग मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने नजर नहीं आते थे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे मिनिस्टर बनाया है जी। और जब से इन लोगों के हाथ में बागडोर आया तो उतारा, तो मुझे उतारा। तो क्या यही गिला शिकवा है कि आप पीडीपी से थोड़ा सा दिल बराश्ता है कि आप मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी भी अपनी महबूबा जी से ये कभी नहीं डिमांड की है कि मुझे मिनिस्टर बनाओ।
हाँ, जो ज्यादती डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के साथ हुई है, जो नूराबाद के लोगों के साथ है, उनको जवाब देना है, उनका काम है। लेकिन मैंने कभी भी उनके सामने ये नाम नहीं लिया है। मैंने एक नाम लिया है कि आपकी पार्टी जो है, पीडीपी पार्टी जो है, ये हाईजैक हो रही है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे बगैर कुछ आउटसाइडर लोग आते हैं जो वहां प्रोग्राम पॉलिसी बनाते हैं, मुझे पता नहीं होते, इसलिए मैं पीडीपी से खपा। लेकिन साथ ही बचाएगा पाटर साहब कि आने वाले दिनों में क्या हम माने कि ये जो फ्रंट है ये एक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अवाम को देगा? अगर देगा तो मरकज के साथ बातचीत, अलायंस ऑफ एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, इसमें यह है कि अलायंस ऑफ एजेंडा यही होगा मरकज के साथ। यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, सियासत नहीं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। सियासत तो जरूरी है, सियासत से हमने जन्म लिया है, तो हम तो पहले सियासी वर्कर है, पहले तो सियासत होती है। विकास तो बीजेपी का नारा है, डेवलपमेंट वगैरह नहीं, हम बीजेपी की तरफ नहीं, हम अपनी बात करते हैं। विकास, डेवलपमेंट और बेरोजगारी का जो यहाँ पर मसला है, बेरोजगारी का बहुत कठिन मसला है। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा आपके फ्रंट में से? क्योंकि काफी अच्छे लोग आपके फ्रंट के साथ हैं जिनका दानिस्ता तौर रियासत जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम है और असर भी बहुत ज्यादा है। नहीं, उसमें मेरी गुजारिश ये होगी, जब वो बात आएगी, जब यहां पर हमारे आंकड़े पूरे हो जाएंगे, जब चीफ मिनिस्टर की बात आएगी, वो उस समय सोच लेंगे। और इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और इंचार्ज अविनाश राय खन्ना ने जी सलाम से बात की और इस दौरान रियासत के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में कोई भी रियासत ऐसी नहीं है जहां पर किसी भी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाई गई हो। हमारे साथ सीनियर बीजेपी लीडर अविनाश राय खन्ना जी हैं। अविनाश जी, जिस तरह से आपने ये सियासी सूरत हाल देखी पिछले दिनों में और इस तरह के बयानात भी आए, पीडीपी में जो गुटबाजी है वो बीजेपी की तरह से की गई। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सिद्धांत के ऊपर हमेशा चलता है। किसी की कमजोरी जो है वो किसी पे डालना, मैं समझता हूँ जे आज जो पीडीपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो उनको अपना घर संभालना चाहिए। हमारी ना नीयत है ना नीति है किसी पार्टी को तोड़कर उनको कमज़ोर करना। हम लोग अपने दम पे खड़े हैं, अपने बलबूते पे खड़े हैं और हम लोगों के कार्यक्रम सरकार थी तब भी चलते थे पार्टी के, अब सरकार नहीं है अब भी चलते हैं। तो हमने ना कभी सोचा ना कभी ऐसा काम करेंगे कि किसी पार्टी को तोड़कर हम कोई ऐसा कोई काम करें। सर, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती ने ये बोला है कि दिल्ली की जो है दखल अंदाजी के बिना पार्टी नहीं टूट सकती। हर पार्टी में मुखालफत होती है, लेकिन उनके घर का मसला है वो हल करेंगे। क्या कुछ पीडीपी के जो नाराज एमएलए हैं, क्या बीजेपी के साथ अप्रोच किया है उन्होंने? बिल्कुल नहीं, ना हमें ज़रूरत है। आप कोई इंस्टांस एक बता दीजिए देश भर में कि जहां हमने किसी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाई हो। हम कैडर बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड पार्टी हैं, सक्षम लीडरशिप है। इधर इन सब के बीच माहिर दिफा रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जेल जाना यह साबित करता है कि पाकिस्तान में अमन चाहने वाले और हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने वाली आवाज को वहां की आर्मी और आईएस जो है आईएसआई वो दबा देगी और कश्मीर में कशीदगी भी फैलाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। साबिका प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान में, क्या इसके सियासी जो हैं नताइज निकल सकते हैं? इस पर बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। सर, क्या नताइज आप देखते हैं सियासी और सुरक्षा के हवाले से, क्या इसके असर देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी उथल पुथल चल रही है वो इस वक्त इस दौर पे पहुंच चुकी है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो ये चाहती है कि दहशतगर्द जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, वो दहशतगर्द वहाँ पर सरकार बनाएं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई जो है अपने जो मंसूबे हैं उसके, खासकर भारत और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन मंसूबों को पूरा कर सके इस हुकूमत के ज़रिए। ये जो कल नवाज शरीफ और मरियम को अरेस्ट किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और अदालत, यानी फ़ौज एंड जुडिशरी जो है उनका आपस में मेल भगत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पर
प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स वाली पार्टी या प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स का लीडर जो है वो सामने आए। ये ऐसे में इसका क्या आप एक नताइज देखते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से? क्या ऐसे में जम्मू कश्मीर में इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट वही है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को सुधारने के लिए पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत अहम है, लेकिन ये नवाज शरीफ को अरेस्ट करके पाकिस्तान की फौज ने एक मैसेज दिया है वहाँ के सियासतदानों को कि जो भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा उसका अंजाम वही होगा जो कि नवाज शरीफ का हुआ है। क्योंकि नवाज शरीफ ने 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने ओपनली कहा था कि मैं भारत के साथ संबंध जो है वो सुधारना चाहता हूं। और वहीं पीटीपी के स्पोक्स पर्सन ने भी जी सलाम से बातचीत की और इस दौरान बताया कि फिलहाल बागी लीडरान के खिलाफ कार्रवाई का उनका कोई इरादा नहीं है। पीडीपी से बागी हुए लीडरान के जो इल्जामात हैं इनको लेकर हम सीधे पहुंचे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला रफ़ी मीर साहब के पास। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। मीर साहब, कल भी 4 लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और आखिरी लम्हात में सैफुद्दीन भट्ट भी उस ग्रुप में शामिल हुए, जावेद बेग के साथ, इमरान अंसारी और अब्दुल मजीद पाटर के साथ। पीडीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया जो कुछ उन्होंने कल बयान कहा, जो कुछ उन्होंने इल्जामात आयद किए। रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि कल की बात कोई नई नहीं थी। थोड़ा सा जो मुझे फ़र्क लगा कि पहले दिन उन्होंने ये कहा था पीडी के साथ हम नहीं हैं, कल वो कह रहे थे हम पीडीपी में हैं, पीडीपी के साथ हैं, और लीडरशिप के बारे में उन्होंने कई बातें कही, इसलिए कोई नई बात नहीं थी। हमें ये लगा कि आजकल के हालात में जो सिचुएशन है, हुकूमत जाने के बाद जो कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, तो हमें इसमें इसलिए रिएक्शन नहीं किया। हमारे पास एक सेट सिस्टम है ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने का। हमारे पास पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है और हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी भी है जहां इन मामलों को डील किया जाता है। ये साहब, कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी क्या? अभी कार्रवाई नहीं हुई। हम सोच रहे हैं हमारा कोई ऐसा फोरम जो हमारा पार्टी में है, हमने भी फाइनल डिसीजन इसमें नहीं लिया है। कुछ बातें हुई है लेकिन अनकरीब हम देख लेंगे किस तरीके से चलेंगे। बाकी न ये डर की बात है न खौफ की बात है। जो मीर साहब, आज भी हमने कई मेंबरान से बात की जो कि पीडीपी से काफ़ी नाराज़ हैं। वो कहते हैं हम पीडीपी हैं, असली पीडीपी हम हैं। दरअसल जिन 3-4 लोगों का उन्हें नाम नहीं लिया, उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से निकाला जाए, पार्टी से अलग किया जाए, उसके बाद वो घर वापसी के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ एक तरफ कुआं पीछे खाई नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने ये कहा कि हमने कोई हतमी फैसला नहीं लिया। बातें जो आई मीडिया के ज़रिए आई और फिर कई लोगों ने मुलाकात भी की थी मोहब्बत जी के साथ, फिर उन्हें फिर बगावत का नाम लिया। इसलिए हम देख लेते हैं अगर एक उंगली उठती है किसी फ़र्द के बारे में या किसी लीडर के बारे में, किसी साथी के बारे में, तो उसको देखने की ज़रूरत ना हम इसको डिसमिस करते हैं न और हम इसको अप्रूव करते हैं, क्योंकि एक फोरम बना है हमारे लिए इन चीज़ों को देखने के लिए और आगे एक लाएअमल करने के लिए। एक ग्रुप, रफ़ी साहब, एक ग्रुप का ये डिमांड है कि उन्होंने नाम लिया मजहब हुसैन बेग का, लोकसभा मेंबर का, उनको लीडिंग रोल दिया जाए, उनको आगे लाया जाए। यानी यासिर रिश से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लीडरान हैं जिनको रोल नहीं था पार्टी में, वो इलेक्टेड भी थे लेकिन रोल नहीं था। क्या ऐसी कोई तजवीज़ है पार्टी के पास कि ऐसे अफराद को एतमाद में लिया जाए? मुझे लगता है उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। वो खुद बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, 2 बार MLC रहे हैं, और आज अब हुकूमत के जाने के साथ ही ऐसी बातें कहना कोई मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का ताल्लुक है, मुझे बताइए पार्टी के नायब सदर रहे हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी कमेटी हुई जिसके मैं भी मेंबर था, बशारत साहब भी मेंबर थे, वो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने ही ये सारा बनाया नए सिरे से कि आगे के लिए हमने उनकी कोई कम अहमियत नहीं थी। और आज इस स्टेज पर ये कहना मुझे लगता है इसमें कोई हकीकत नहीं। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उधमपुर से खबर, जहां पर BDO ऑफिस के बाहर मनरेगा मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर के एहतजाज करते नजर आए। और मुलाजमीन की माने तो वो पिछले कई सालों से मनरेगा के तहत अपने खिदमात दे रही हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें मुस्तकिल नहीं किया। एहतजाजियों ने यह कहा कि सालों से काम करने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल ना करना उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है।
इधर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने वादी के नौजवानों से अपील की कि एनकाउंटर या फिर ऑपरेशन वाले मकाम पर वो ना जाएं। उनका बयान ऐसे वक्त में आया जब शोपिया में एनकाउंटर के दौरान भीड़ ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इसके बाद हुए तशद्दुद में एक मकामी नौजवान की मौत हो गई थी। AK भट्ट ने कहा कि तशद्दुद के दौरान सख्ती सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए की जाती है। वो श्रीनगर में आर्मी और FTII के इश्तिराक से नौजवानों के लिए शुरू किए गए फाउंडेशन कोर्स का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। मेरे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सैनिकों को जो हुक्म है वो है कि टोटल सेल्फ रिस्ट्रेन दिखाने का, और कभी भी पहले एकदम अगर क्राउड स्टोन पेल्टिंग होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें। ये जब बिल्कुल जान माल या किसी सिपाही की जान का खतरा होता है तभी हम गोली चलाते हैं। मेरा तो ये निवेदन होगा आपके थ्रू पूरे यूथ को, पूरी पब्लिक को, कि सेना आपकी सेना है, आप सेना पे पथराव मत कीजिए। अगर हम कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए उस जगह पर आने के लिए। हमारी कश्मीर की पब्लिक से, कश्मीर की यूथ से कोई नाराजगी नहीं है। इधर पुंछ जिले में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई। इसमें SSP ट्रैफिक मुश्ताक अहमद, DSP मोहम्मद रफीक, DTI पुंछ नियाज की निगरानी में पुंछ शहर में नाका लगाया गया। और इस नाके के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया गाड़ी चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने वाले और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मोहब्बत से समझाया और सीट बेल्ट और दोपहिया गाड़ियों को चलाने वालों को हेलमेट पहनने की अपील की। इधर मुल्क भर में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और बार एसोसिएशन के मेंबरान और साथ ही आम लोगों ने शिरकत की। इसमें लोगों के हजारों मुकदमों का फौरी तौर पर निपटारा किया गया। इसी तरह पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। इसमें बार एसोसिएशन के मेंबर और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इसमें कुछ लोगों के लंबे अरसे से जेरे इल्तवा मुकदमों को फौरी तौर पर हल किया गया। इधर सोपोर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इश्तराक से जिला हुक्काम की जानिब से नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों के मुख्तलिफ मुकदमे को हल किया गया और जो अहम मुकदमे हैं उनको फौरी तौर पर हल किया गया और जो छोटे केसेस हैं उनको कोर्ट में ही जेर समात रखा गया। इस मौके पर जिला जज मसर्रत रूही और ADC खुर्शीद अहमद शाह मौजूद रहे। और बनिहाल से खबर, जहां पर करावा गांव में एक शख्स गुलाम नबी चोपन की जिंदगी से चैन व सुकून छिन गया है। इससे उनको काफी मुश्किल दरपेश है। दरअसल इलाके में नॉर्दर्न रेलवे और एयरकॉन की तामीरी काम चल रहा है और इसकी वजह से इलाके के लोगों को आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तामीरी काम की वजह से चोपन के घर में कई जगह पर दरारें पड़ गई हैं। इससे ये डर बना हुआ है कि जाने कब ये घर गिर जाए, जो कि चोपन के रातों की नींद उड़ा कर रख चुका है। गुलाम नबी चोपन ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ नॉर्दर्न रेलवे सौतेला सलूक कर रहा है। नुकसान हुआ है, 3 साल से मैं दे रहा हूँ इनको दरखास्त। तहसीलदार ने भी मार्क किया है, ये कभी नहीं आया वहाँ पर, ये आया ही नहीं कभी। ये इरकान की ज़मीन है, अच्छा, जो खिसकती है। तो मेरा मकान थोड़ा ऊपर है, उससे मैंने 2 दीवारें दी है। अब मैं उनको बोलता हूँ पहले मुझे 2 दीवारों को पैसे दे दो, फिर आप बनाओ जो बनाना है वो, क्योंकि मेरा मकान क्रैक हो चुका है। और जम्मू से खबर, जहां पर बिजली के मसले को लेकर के पलौरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि इतनी उमस भरी गर्मी में वैसे ही लोगों का बुरा हाल है और ऊपर से बिजली ना होने की वजह से परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस मौसम में बिजली की सप्लाई मुहैया कराने की अपील की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अशोक सिंह मनहास भी मौजूद रहे। कुपवाड़ा के काजियाबाद इलाके में 6 महीने से
तहसीलदार की तकर्रुरी नहीं हुई है और इसकी वजह से लोगों को कई तरह की यहां पर अब परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उनके मुतालबात को ये कहकर टाला जा रहा है कि तहसीलदार के ना होने की वजह से परेशानियां हल नहीं हो रही हैं। वाज़ेह हो कि 6 महीने पहले ही गाजियाबाद के तहसीलदार का तबादला हो गया था। इसके बाद से अभी तक नए तहसीलदार की पोस्टिंग नहीं हुई है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है जो न्यूली एस्टेब्लिश तहसील यहाँ पे गाजियाबाद का है, यहाँ पे तहसीलदार अवेलेबल नहीं है पिछले 6 महीने से। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं। जो तहसीलदार हैं वो 2-2 तहसील को संभालते हैं, अभी इंचार्ज हैं। तो 6 मंथ से यहाँ पे तहसीलदार नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे डोर स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों को सफ़र न करना पड़े, इसलिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक तहसीलदार की तैनाती की जाए। थैंक यू। और आज आपको ऐसे बुजुर्ग शायर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी शायरी अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी बहुत मशहूर हुई है। लेकिन कौन है ये शायर, आप भी देखिए। किसी सूरत भी हो जाहिर मगर पहचानने वाले तेरे कदमों की आहट से तुझे पहचान लेते हैं। और सुना था अर्श साहबाई बहुत मगरूर हैं लेकिन, सुना था अर्श साहबाई बहुत मगरूर हैं लेकिन, जो देखा तो ये हजरत हर किसी की मान लेते हैं। उर्दू दुनिया के बुजुर्ग शायर अर्श साहबाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी पहचान उनके नाम में नहीं बल्कि उनकी शायरी और शेर में है। तभी तो लोग उनका असली नाम तक नहीं जानते। असली नाम जो मेरा हंसराज बरोल है, कलमी नाम मेरा अर्श साहबाई है। अर्श साहबाई के नाम से मैं शायरी करता हूँ। अर्श बताते हैं कि उन्होंने कभी शायरी सीखी नहीं, ना ही वो किसी से मुतासिर हुए। वो कहते हैं कि उनकी शायरी कुदरती है जो अपने आप होने लगती है। बात तो कलाम की है, जो कलाम मेरा है ये कुदरती कलाम है, ये मेरी मेहनत नहीं है इसमें। बिल्कुल ये ऑटोमेटिकली शेर हो जाता है, मैं शेर कहता नहीं। क्योंकि उन्होंने किसी तरह की अदबी तालीम नहीं ली, इसलिए कई बार अच्छे शेर पढ़ने के बावजूद कुछ लफ्ज़ों का वो गलत इस्तेमाल कर जाते थे। उन्होंने अपनी एक महफिल का जिक्र करते हुए बताया कि बड़े शायर उन्हें टोक चुके हैं। जम्मू में मुशायरे हुआ करते उस ज़माने में, किबला जोश मलसानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, त्रिलोकचंद महरूम साहब तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने जो कलाम पढ़ा 2-3 शेर मुझे उस ज़माने के याद हैं। वो गज़ल के 3 शेर हैं कि अच्छी हैं रहमतें मेरे परवरदिगार की, दिन ही करार के हैं न रातें करार की, बादे खजान रहे सहे तिनके भी ले उड़ी, बादे खजान रहे सहे तिनके भी ले उड़ी, देकर दिले हज़ीं को तसल्ली बहार की, 2-4 घूंट के लिए ए पीरे मैं कदा, लेना ना बद्दुआएं किसी बादा खार की, हंस हंस के खा रहा हूँ फरेबे हयात अर्श, लज्जत ना पूछ मुझसे गमे रोज़गार की। यही गज़ल मैंने उस मुशायरे में जिसका जिक्र किबला जो लाए थे पढ़ी। एक लफ्ज़ का तलफ़्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने इशारा किया कि इतने अच्छे शेर हैं ये लफ्ज़ गलत है। तो वो ऐसा कुदरती तौर पर था। मैं उनके दामने फैज़ याब होता रहा, लेकिन ये सिलसिला देर तक नहीं चला क्योंकि मेरी ये शायरी थी कुदरती शायरी थी, मेहनत की शायरी नहीं थी। लेकिन उनके कलाम मानो सीधे दिलों में उतर जाते हैं, इसलिए लोग उनकी तारीफ भी उनके अंदाज में करते हैं। शिकस्ते जाम छपने के बाद कई बड़े शायरों ने खत लिखकर उनकी तारीफ की। वहाँ उनके अजीज से उनका मुझे खत आया कि किबला ने आपकी ये गज़ल पढ़ी है, इस शेर की बहुत दाद देते हैं। वो गज़ल शेर थी कि ये शेर ऐसे था, अगर शऊर की दौलत से तुम नहीं महरूम, अगर शऊर की दौलत से तुम नहीं महरूम, खज़ां के रंग से अंदाज़ा बहार करो। अर्श अपने किस्से सुना रहे थे। अपने गज़लों में उन्होंने जिंदगी की कई सच्चाई से रूबरू कराया। जिस मुझे सबसे ज़्यादा शोहरत जिस शेर से मिली वो शेर मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते, दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। शायद ही कोई उर्दू जान ऐसा हो जिसको ये शेर याद ना हो।
हिंदो पाक नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ये शेर पहुंचा हुआ है। जिंदगी की सच्चाई को अपने कलाम के जरिए बेबाकी से रखने वाले अर्श को एक शिकायत और है। वो कहते हैं कि फनकारों के जिंदा रहते उन्हें वो एजाज नहीं मिलता जो उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मिलता है। हमारे यहाँ ये भी रिवाज है एक कि जब तक फनकार जिंदा है कुछ नहीं करेंगे हम इंतज़ार करते हैं कि जब ये दुनिया से चला जाए तो फिर इसके नाम का फंक्शन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्श इंसानियत को तवज्जो देते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क हो जाएं और अमन और भाईचारे के साथ दोनों मुल्कों के लोग पहले की तरह रहने लगें। मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ और ये जो तकसीम है मुल्क की ये आज भी नागवार गुजरती है। खुदा करे ऐसा मौका आए कि दोनों आज़ाद आपस में मिल जाएं और इकट्ठे रहना। दोनों मुल्कों का एक होना तो अब मुमकिन नहीं है, लेकिन अमन और भाईचारे के साथ रहना मुमकिन है। परिंदों ने जबान सीख ली थी चैनो अमन वाली, जमाने ने पर काट दिए सयादों का हवाला देकर। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। और चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात रियासत जम्मू और कश्मीर के टैलेंट की। रियासत जम्मू और कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो मौके की और सपोर्ट की। आज हम कश्मीर के ऐसे होनहार ट्विंस की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जिन पर उनके गांव के लोगों को फख्र हो रहा है। कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले इरफाज और इशफाक नाम के ये नौजवान कितने हुनरमंद हैं, इसका अंदाजा आपको इनके सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देखकर हो जाएगा। स्कूल के वक्त से ही ये नौजवान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से मुतासिर थे। इनकी आंखें साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देखने लगी। जुनून ऐसा कि 10वीं जमात में ही इन्हें एक एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए पेटेंट मिल गया। हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को अभी तक 36 इनोवेशन सेंड की थे। उसमें कुछ पेटेंट्स भी मिले, अवार्ड्स वगैरह भी मिले और यहाँ तक अगर देखा जाए 500 से ज्यादा हमने कलम बंद किए हैं इनोवेशन। उनमें कुछ ऐसे भी आइडियाज है जिसमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमने क्लास 10th में एक इनोवेशन दी थी, उस टाइम हमने 15 इनोवेशन सेंड की थी उनको, तो उन्होंने हमें पेटेंट भी दिया था एक इनोवेशन को। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस टाइम अवार्ड भी दिया था, तो उसका नाम है स्पेड कम हो। वो एक्चुअली एग्रीकल्चर इनोवेशन है। अनंतनाग से 40 किलोमीटर दूर वांडे वलगाम में रहने वाले इरफाज और इशफाक एक गरीब कुनबे से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद मजदूरी और खेती करते हैं। किसी तरह से कुनबे का गुजर बसर होता है। ऐसे में नई इजादात और इनोवेशन के लिए जरूरी रकम का इंतजाम करना काफी मुश्किल है। इसलिए इनके पड़ोसी हों या रिश्तेदार सभी गवर्नमेंट से मदद की अपील कर रहे हैं ताकि साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के हाथों अवार्ड लेने वाले ये नौजवान उन्हीं के नक्शे कदम पर चल सके। ये तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका बाप जो है बिल्कुल लेबर है, लेबर का काम करता है। शाम को रखकर 200-300 जो लाता है कमा के तो अयाल को खिलाता है। अब इनको कट करके इन बच्चों पर लगाता है वो पैसा, लेकिन इनके पास उतना मतलब पैसा नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर है। अगर इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता तो ये अपने टैलेंट को आगे ले जा सकते हैं। हम आपके मतलब इस माध्यम से मतलब गवर्नमेंट को गुजारिश करना चाहते हैं और खासकर आज के गवर्नर साहब को गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए और इनको गवर्नमेंट से कुछ मतलब सहायता मिलनी चाहिए। अभी तक इनका जो फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंड है कि हम कुछ आगे बढ़ सके, कोई हमें सहायता करे, कोई हमें इनके रिस्पॉन्ड मिले आगे से ताकि हम आगे चला जाए। जब इनका पापा की तरफ देखते हैं तो वो एक मजदूर है। आप लोगों की वसादत से, जी मीडिया की वसादत से पहली बार इनके घर में आए हैं और मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इन बच्चों को हौसला अफजाई की और आप लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं। मकामी SDM रऊफ रहमान भी इन नौजवानों की कारकर्दगी से खुश हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जितनी हो सके वो इनकी मदद करेंगे।
आपने ये 2 बच्चों का नाम बताया जो कि जुड़वा भाई है और हमारे ही सब डिवीजन के सुपूत हैं, तो मैं फूले नहीं समाया कि इस पिछड़े हुए इलाके में, इस फार फ्लंग एरिया में भी ऐसे हुनरमंद बच्चे हो सकते हैं क्या। लेकिन जो ही आपने इनकी निशानदेही की, इनका नाम बताया और मैंने फिलफोर उनसे रब्ता करने की कोशिश की और इस जिम्मे में मैंने जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर को डिप्यूट किया है टू फाइंड देम आउट और उनको मेरे दफ्तर में लाए ताकि मैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूं और मुतल्लिका मकामात से उनके लिए एक रास्ता खोलूं ताकि इनका जो टैलेंट हंट है वो निकाला जाए और इनकी जो इनर क्वालिटीज है या इनका जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको उबारा जाए, उसको निखारा जाए। तो दे हैव देयर इनबॉर्न एबिलिटीज, क्वालिटीज या इनका साइंटिफिक टेम्पर है, तो वी विल ओनली फाइन ट्यून देयर स्किल्स, देयर इन टैलेंट और जो इनका अंदर में अपना एक साइंसदान है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इन दोनों भाइयों ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को अब तक अपने 36 इनोवेशन भेजे हैं, जिनमें कईयों के पेटेंट इन्हें दिए गए हैं और कई अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। लेकिन अभी मंजिल दूर है और मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें रकम और प्लेटफॉर्म दोनों की जरूरत है। अनंतनाग से खालिद मुंतजिर की रिपोर्ट, जी सलाम। बढ़ते आगे, जम्मू में नाबीना खिलाड़ियों के लिए 2 रोजा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इस टूर्नामेंट का इनेकाद नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड जम्मू कश्मीर की जानिब से किया गया। इसमें 3 टीमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश की शामिल हुई और टूर्नामेंट का इफ्तिताह नगरोटा के एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर दविंदर सिंह राणा ने किया। खिलाड़ियों के लिए खास तरह की किट का इंतजाम किया गया था। खिलाड़ियों को गेंद की पोजीशन जानने के लिए बालों में एक किट लगाई गई थी। पहला मैच जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच हुआ। गांदरबल जिला अस्पताल कमेटी के मेंबर और मकामी एमएलए ने गांदरबल जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान एक रिव्यू मीटिंग ली और अस्पताल का कामकाज भी देखा और अस्पताल में जिस तरह का कामकाज हो रहा है उसका जायजा भी लिया। आज ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रिव्यू मीटिंग ली, जो हमें आरकेएस और एसडीएफ और यहाँ काम का जो जायज़ा लिया, जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें हमने कुछ इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ थे जिनको हमने यहाँ पे मौके पे इनको डायरेक्शन दी वो हल करने की। 24/7 यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, वो भी हमने इनको डायरेक्शन दी क्या कर उसमें कैसे करना, और बाकी भी सैनिटरी के हिसाब से, साफ सफाई के लिहाज से और भी बाकी इश्यूज थे। उसमें हमने एक मीटिंग, डिटेल मीटिंग ली जिसमें हमारे जो कमेटी के और भी मेंबर साहिबान थे वो भी थे। और इधर शनिचर को शुमाली कश्मीर के सोपोर में एक दर्दनाक हादसे में महकमाए पीडीडी के लाइनमैन की शॉट लगने से मौत हो गई। इसके बाद महकमाए पीडीडी के मुलाजिमिन महकमे के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी करने पर आगे आ गए और उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर की। मुलाजिमीन का इल्जाम है कि महकमे की लापरवाही की वजह से लाइनमैन की जान चली गई है। लोगों ने पीडीडी ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि मोहम्मद रमजान लोन नौपुरा के पास पावर लाइन की रिपेयरिंग के वक्त बिजली के झटके से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मरा करार दे दिया। बारामूला जिला अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कैंप के दौरान तकरीबन 50 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम IFD तंजीम की जानिब से मुनक्किद किया गया। पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से यहाँ पर एक सोशल वर्क कर रहा है, जिसमें तकरीबन 450 घर हैं इस वक्त जिनको माली मावनत की जाती है माहाना बुनियादों पर फलाहुद्दारन की तरफ से। इसके साथ साथ इदारा ने यहाँ के नौजवानों के अंदर और इदारा के साथ जो मुंसलिक लड़के हैं उनके अंदर जो इन्फाक का जज्बा पैदा किया हुआ है, वो माल के साथ साथ अपने खून का अतिया भी देते रहते हैं। इदारा फलाहुद्दारन तकरीबन 3-4-5 सालों से 3-4 महीनों के बाद खून के अतिया का एक कैंप मुनाकिद करता है और ये तकरीबन फलाहुद्दारन की अक्सरियत है इसमें, और इसके साथ साथ फलाहुद्दारन के बाहर भी जो डोनर हैं
जो वॉलंटियर बेसिस पे हमारी दावत पर यहाँ आए हैं और यहाँ पर इस वक्त खून का अतिया दे रहे हैं। इधर भद्रवाह में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से बैडमिंटन चैंपियनशिप का इख्तिताम हुआ था, वो खत्म हो गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किद इस 3 रोजा चैंपियनशिप में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 50 तलबात ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात भी तकसीम किए गए और आरआर के जवानों की माने तो इस तरह के चैंपियनशिप की मदद से भद्रवाह के बच्चों के टैलेंट को निखार कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाना बहुत बेहतर है। ये बाज़ाब्ता तौर पर आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी 4RR की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि बाकी जिसमें बॉयज़ अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे हमारा फुटबॉल हो, चाहे हमारे बाकी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की हों। और लेकिन इस दफ़ा जो है आर्मी ने गर्ल्स के लिए जो रखा है, और आप देख रहे हैं कि कितनी जोश व खरोश के साथ यहाँ पर बच्चियाँ जो है आई हुई हैं और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हिस्सा ले रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक संग मील जो है आगे जो साबित होगा और काबिल सताइश में ये। जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस किया जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूजुअली छोटी जगह है तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो अगर ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट सब लड़कियों को करना चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ GDC की लड़कियाँ हैं तो मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि शायद गर्ल्स की लड़कियाँ भी होंगी यहाँ पे, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं तो मे बी टाइम लग जाएगा रिफॉर्म्स आने में। इसे तो मतलब बच्चे में, किसी भी बच्चे में वो मोटिवेशन आती है कि हमें इसमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी स्किल्स को आगे दिखाना चाहिए कि वो और अच्छा कर सकती हैं। अभी यहाँ पे छोटे लेवल पे अगर उनमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं तो वो यहीं पे करेक्ट होंगी, आगे जाके वो और अच्छा करें और अपनी स्किल्स को प्रमोट करें, नेशनल लेवल पर आएँ, इंटरनेशनल लेवल पर आएँ और अपनी इसी तरह से तो अपने कंट्री का नाम आगे जाएगा, उनके पेरेंट्स का नाम ऊंचा होगा। तो ये और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।